कॉपी और पेन लेके अवश्य बैठे होंगे। तो आप अपनी हेडिंग डालिए कॉपी में सेल, यानी विद्युत सेल। देखो विद्युत सेल से आप भली भांति परिचित हैं, कक्षा 11 में आप लैब में गए हैं, वहाँ पे आपने सेल को भी देखा है। ध्यान आया कुछ? एक जार होता है, उसमें कुछ आपने देखा था पानी का होता है, इस तरह का जार होता है, इसमें क्या है, कुछ पानी वगैरह भरा होता है। अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो, यहाँ पे क्या थे, 2 रोड थे और इसमें हमने क्या कर रखा था, तार जोड़ रखा था। ऐसी ही युक्ति क्या कहलाती है, सेल कहलाती है। इस तरह की जो युक्ति है ये सेल कहलाती है। इसके अंदर जो इसमें भरा हुआ है इसको हम क्या कहते हैं, विद्युत अपघटय पदार्थ कहते हैं। और यहाँ पे जो लगा रखा है इनको हमने क्या किया, 2 रोड हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। एक धनायन होता है, एक ऋणायन होता है। इनके नाम भी, एक कैथोड भी नाम है ना, किसी को कैथोड बोलेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल से पढ़ें कि क्या होता है। तो आप अपनी कॉपी में हेडिंग डालिए विद्युत सेल। आपसे पूछ भी लिया जाएगा कि विद्युत सेल क्या है, इसकी बनावट कैसी होती है, इसकी कार्य प्रणाली क्या होती है। तो ये अपन जवाब दे सकते हैं। हालांकि रसायन विज्ञान केमिस्ट्री में इसका ज़्यादा अपने को मिलता है पढ़ने के लिए, तो वहाँ केमिस्ट्री में आपको ज़्यादा समझ में आएगा। हमारे पास फिजिक्स में थोड़ा सा पार्ट इसका है। तो ठीक है, आपने लिख लिया विद्युत सेल। तो देखिए बच्चों, विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक क्रिया द्वारा किसी परिपथ में आवेश के प्रवाह, अपने को पता है आवेश का प्रवाह क्या होता है, विद्युत धारा होता है, उसको लगातार बनाए रखता है। यानी रासायनिक क्रिया द्वारा क्या होता है, अपने को विद्युत ऊर्जा मिलती रहती है। यानी रासायनिक ऊर्जा इसके अंदर क्या होता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। होता क्या है, मैंने आपको बताया कि विद्युत सेल में क्या होते हैं, विभिन्न धातुओं की 2 छड़ें होती हैं। यहाँ पे देखिए चित्र में भी अपन ने बना रखा है। यहाँ पे क्या है, 2 छड़ हैं। इन छड़ों को क्या कहते हैं, इनको हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। और ये जो इलेक्ट्रोड हैं, एक तो धनात्मक इलेक्ट्रोड होगा और एक क्या होगा, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होगा। ये एक क्या होते हैं, विद्युत अपघटय पदार्थ में डूबे हुए रहते हैं। ये लिखा हुआ है मेरे में, एक घोल में डूबे रहते हैं। तो एक घोल में डूबे रहते हैं मतलब इसको क्या कहते हैं, विद्युत अपघटय कहते हैं। ठीक है, तो बनावट आपको समझ में आ गई, अपने को आ गई। एक जार होता है, उसमें हम विद्युत अपघटय पदार्थ लेते हैं, उसमें 2 क्या करते हैं, धातु के छड़ रखते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। एक छड़ धनायन होता है, यानी धन आयन होगा, एक छड़ क्या होगा, ऋणायन होगा। तो धनात्मक इलेक्ट्रोड और ऋणात्मक इलेक्ट्रोड हो जाएगा। क्लियर, ये बात अपने समझ में आ गई। चलिए, अगर आपके समझ में आ गए तो ये अपन ने लिख रखा है, इस घोल को क्या कहते हैं, विद्युत अपघटय कहते हैं। अब देखो क्या होता है, जब आप उस छड़ को उस रसायन विलयन में रखते हैं, जिस रसायन विलयन को आप कह रहे हो विद्युत अपघटय, तो वहां क्या होगा, जो विद्युत अपघटय के ऋणायन है एक इलेक्ट्रोड की ओर आ जाएंगे। जो माइनस वाले हैं वो एक इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा और प्लस वाला क्या होगा, दूसरे इलेक्ट्रोड की ओर जाएगा। धनायन क्या होगा, दूसरे इलेक्ट्रोड की ओर जाएगा। समझ गए कि बात को। इस घोल के अंदर क्या होता है, प्लस होता है, माइनस होता है। माइनस वाले एक तरफ जाएंगे और प्लस वाले क्या होंगे, दूसरी तरफ जाएंगे। माइनस वाले एक तरफ आ जाएंगे और प्लस वाले क्या होंगे, दूसरी तरफ आ जाएंगे। क्लियर ये बात। चलिए, जब ऐसा होता है तो सीधी सी बात है, एक इलेक्ट्रोड जिसके पास धनायन है वह धनावेशित हो जाएगा, जिसके पास ऋणायन आ रहा है वो क्या होगा, ऋणावेशित होगा। तो कहने का मतलब है, जब धनायन एक इलेक्ट्रोड पे जाता है, ऋण आयन दूसरे इलेक्ट्रोड पे जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रोड तो क्या होता है, धनावेशित हो जाता है और दूसरा इलेक्ट्रोड क्या होता है, ऋण आवेशित हो जाता है। ठीक है, क्लियर यहां तक बात। हमने क्या क्या, एक जार ले रखा है, विद्युत अपघटय है, उसमें 2 हमने रोड लगा रखे हैं, जिसको हमने क्या कह रखा है, इलेक्ट्रोड कह रखा है। और ऐसा करने से क्या हो गया, विद्युत अपघटय के पदार्थ धनायन एक इलेक्ट्रोड पे चला जाएगा, ऋणायन दूसरे इलेक्ट्रोड पे चला जाएगा। क्लियर यहां तक। अब हम क्या करते हैं, इसमें आवेश प्रवाह के लिए क्या करते हैं, ये जो इलेक्ट्रोड हैं इसको किसी तार से जोड़ देते हैं। यहाँ पे जो अपने पास इलेक्ट्रोड हैं इनको किसी तार से हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जैसा ही आप तार से जोड़ोगे तो क्या होगा, तार में आवेश प्रवाहित होने लग जाएगा। कहने का मतलब, तार में क्या हो गई, धारा बहने लग गई। तार में क्या हो गई, धारा बहने लग गई। कैसे हुआ, सेल के भीतर जो है आपके पास क्या हो गया, विद्युत अपघटय है, इसमें क्या हुआ, रासायनिक क्रिया होती है। इसमें क्या होता है, इसको पूरा सेल कहते हैं। इस विद्युत अपघटय में क्या हो गया, रासायनिक क्रिया होने लग गई। और ये रासायनिक क्रिया क्या करती है, आवेश की पूर्ति करती रहती है, आवेश देती रहती है। जो रासायनिक क्रिया होती है इससे लगातार क्या होता है, इलेक्ट्रोडों को आवेश मिलता रहता है। ठीक है, इससे लगातार क्या होगा, इलेक्ट्रोडों को क्या होगा, आवेश मिलता रहेगा।
यानी आवेश का प्रवाह क्या होता है, लगातार रहता है, निरंतर चलता रहता है। समझ गए बात को, आवेश का जो प्रवाह है वो क्या होता है, निरंतर चलता रहता है। कहने का मतलब है कि जो बाह्य परिपथ में ऋणात्मक इलेक्ट्रोड है, अभी आपने देखा एक को धनायन मिला, एक को ऋणायन मिला, इनके स्पेशल नाम भी है, इनके क्या है, स्पेशल नाम भी है। जो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होगा उसको हम कैथोड कहेंगे, ठीक है, और जो धनात्मक होगा उसको हम क्या कहेंगे, एनोड कहेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, माइनस वाले से यानी ऋणात्मक से निकलकर धनात्मक की ओर जाता है। क्यों जाता है, इलेक्ट्रोड माइनस में, माइनस ज़्यादा है, वहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है और धनात्मक की ओर जाता है। इस बात को आप अच्छी तरह नोट करेंगे और याद भी रखेंगे कि बाह्य परिपथ में ऋणात्मक इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन निकलकर धनात्मक इलेक्ट्रोड पर जाते हैं, ठीक है, धनात्मक इलेक्ट्रोड पर जाते हैं। सेल के अंदर जो अपने पास क्या आ रही है, विद्युत अपघटन की रासायनिक क्रिया है ना, इसके कारण सेल के अंदर जो आपकी विद्युत अपघटन की रासायनिक क्रिया है, इसके कारण एनोड, बताया मैंने आपको एनोड क्या होता है, बताइए, धनात्मक इलेक्ट्रोड, है ना, या तो हम धनात्मक इलेक्ट्रोड बोलेंगे या फिर इसको क्या कहेंगे, एनोड बोलेंगे, है ना। एनोड से इलेक्ट्रॉन निकलकर कैथोड पर पहुंचते हैं। एनोड से क्या होता है, निकलकर क्या होते हैं, कैथोड पे पहुंचते हैं। कहां पर, रोड पे ऊपर, है ना। दोनों में अंतर है, ध्यान रखना, घोल के अंदर अलग क्रिया हो रही है और ऊपर अलग क्रिया हो रही है, लेकिन वास्तव में क्या होता है, वास्तव में वहां इलेक्ट्रॉन का ऐसा कुछ होता नहीं है। वास्तव में विद्युत अपघटन में जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो एक इलेक्ट्रोड से निकलकर दूसरे इलेक्ट्रोड पे नहीं जाते हैं, ऐसा नहीं होता। वहां पे क्या होते हैं, आयन चलते हैं। वास्तव में क्या होते हैं, आयन चलते हैं। सामान्य बोलचाल की भाषा में हम केवल इलेक्ट्रॉन के लिए बोल देते हैं। समझ रहे बात को। तो कुल मिला के परिपथ में क्या होता है, जब आपका परिपथ पूरा होता है तो इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, पूरा चक्कर लगा लेता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, पूरा चक्कर लगा लेता है। जब आप तार को खोल दोगे, अपन भी जानते हैं तार हटा देंगे तो क्या होगी, धारा बंद हो जाएगी। यहां पे भी ऐसा होता है कि बाह्य परिपथ में तार का संबंध विच्छेद कर देने पर, संबंध विच्छेद यानी हटा देंगे तो क्या होगा, रासायनिक क्रिया क्या होगी, बंद हो जाती है। जैसे तार को हटाते हैं, रासायनिक क्रिया क्या होती है, बंद हो जाती है। और जब रासायनिक क्रिया बंद होगी तो धारा का प्रभाव भी क्या होगा, बंद हो जाएगा। सीधी सी बात है। तो जैसे आप तार का संबंध विच्छेद करेंगे, रासायनिक क्रिया बंद हो जाएगी और धारा बहना भी वहां पे क्या होगा, बंद हो जाएगा। तो ये अपने सारी चीजें क्या है, सेल के बारे में। तो आप सेल को अच्छी तरह बता सकते हैं। अब देखें कि सेल कितने प्रकार के होते हैं। अब अपन ये पता करें कि आखिर सेल कितने प्रकार के होते हैं। मुख्यतः सेल दो प्रकार का है, एक तो है प्राथमिक सेल, दूसरा है द्वितीयक सेल। प्राथमिक यानी प्राइमरी सेल। देखो आपने कई बार देखा होगा, कुछ सेल तो ऐसे होते हैं जिसको चार्ज करके वापस चलाया जाता है। जैसे आपके मोबाइल की बैटरी है, अगर अपना मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है फिर से हम उसको क्या कर लेते हैं, चार्ज कर लेते हैं, वो चल लेता है। लेकिन कुछ सेल ऐसे भी होते हैं कि एक बार डिस्चार्ज हो गया दोबारा चार्ज नहीं हो सकता, एक बार ही काम में आता है। तो बच्चों ऐसे सेल जो एक बार ही काम में आते हैं उसको हम प्राइमरी सेल कहते हैं, और जो बार बार काम में आते हैं उसको हम सेकेंडरी सेल बोलते हैं। तो कहने का मतलब है प्राथमिक सेल वो विद्युत सेल जिनमें से एक बार ही धारा प्राप्त की जा सकती हो, जिनमें से हम एक बार ही धारा प्राप्त कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, प्राथमिक सेल कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, प्राथमिक सेल कहते हैं। कहने का मतलब हो गया कि प्राथमिक सेलों का एक बार निरावेश होने के बाद, निरावेश का मतलब होता है डिस्चार्ज होने के बाद उसको वापस से आवेशन यानी चार्ज नहीं होता है। जो प्राइमरी सेल होते हैं, जो प्राथमिक सेल होते हैं, अगर वो एक बार डिस्चार्ज हो जाते हैं तो दोबारा से चार्ज नहीं होते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल अगर देना चाहते हैं कैसे, कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, तो देखिए शुष्क सेल, लेक्लांसी सेल और डैनियल सेल और वोल्टियर सेल, ये सारे क्या हैं, प्राइमरी सेल हैं अपने। ठीक है, सारे क्या हैं, प्राइमरी सेल हैं। सेकेंडरी की बात करें, द्वितीयक सेल की, तो इसको क्या किया जा सकता है, बार बार चार्ज किया जा सकता है। इसको हम क्या कर सकते हैं, बार बार चार्ज कर सकते हैं। कहने का मतलब वे विद्युत सेल जिनसे बार बार विद्युत धारा प्राप्त की जा सकती हो। चार्ज करने का मतलब धाराएं तो प्राप्त होंगे, तो ऐसे सेल जिनसे हम बार बार विद्युत धारा प्राप्त कर सकते हैं वो क्या कहलाते हैं, द्वितीयक सेल कहलाते हैं। देखा होगा कई बार बैटरी को अपन वापस चार्ज करते हैं फिर अपने काम आ जाता है, और कुछ बैटरियां ऐसी होती है कि एक बार काम में आ गया दोबारा नहीं आता है। देखा है ना अपने, टॉर्च की जो बैटरी होती है एक बार लगा देते हैं, जितना चलना होता है चल लेता है, वो खराब हो जाता है तो दोबारा उसको चार्ज नहीं कर पाते।
तो दोबारा जिसको चार्ज नहीं कर पाते वो तो प्राथमिक सेल है, और जिसको आपने दोबारा चार्ज कर लिया तो वो क्या है, आपका द्वितीयक सेल है ना। तो द्वितीयक सेल को क्या कर सकते हैं, यानी डिस्चार्ज होने के बाद भी, है ना, उसको वापस से चार्ज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अपन एग्जाम्पल देना चाहते हैं तो ये अपने पास सीसा संचायक सेल, ये इसका क्या है, एग्जाम्पल है। तो क्लियर, आपकी बात समझ में आ गई, प्राथमिक सेल समझ में आ गया, द्वितीयक सेल समझ में आ गया, सेल क्या होता है ये बात भी अपने क्या हो गई, क्लियर हो गई। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम चर्चा करते हैं सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है। जो सेल है अपने पास उसका विद्युत वाहक बल क्या होता है, जिसको हम शॉर्ट में EMF बोलेंगे, है ना। तो ये क्या होता है, तो देखो अगर आप परिभाषा लिखना चाहें तो परिभाषा भी लिख सकते हैं कि एकांक आवेश को, परिभाषा लिख सकते हैं आप, एकांक आवेश को पूरे परिपथ में, सेल सहित, है ना, पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा जो ऊर्जा दी जाती है उसे सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। ये इसकी क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई कि एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा जो ऊर्जा दी जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। यदि मैं कहूं कि किसी विद्युत परिपथ में Q कूलाम आवेश प्रवाहित करने में सेल द्वारा परिपथ को जो ऊर्जा दी गई वो कितनी है, W जूल है, तो सेल का विद्युत वाहक बल क्या होगा, तो ये फॉर्मूला होगा सेल का विद्युत वाहक बल का, E बराबर W/Q। E बराबर आ जाएगा अपने पास W/Q जूल पर कूलाम। ठीक है, E आपका क्या है, E विद्युत वाहक बल है। E क्या हो गया, ये विद्युत वाहक बल हो गया। E को अपन ऐसे भी दिखा सकते हैं, दूसरे इस तरह भी लिख के दिखा सकते हैं, कई बार हम E को ऐसे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझाने के लिए होता है। इस तरह भी दिखा सकते हैं और ऐसे भी हम E को दिखा सकते हैं। क्लियर, तो इसका मतलब साफ नजर आ गया मेरे पास, W यानी जूल, Q यानी कूलाम, तो मैं बोल सकता हूं कि जो विद्युत वाहक बल है उसका मात्रक क्या होगा, तो उसका मात्रक क्या होगा, जूल बटा कूलाम होगा। तो ये बात अपने को यहाँ भी पता चल गई। ठीक है, और जूल बटा कूलाम को पहले भी अपन ने पढ़ लिया, क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं, तो इसका मात्रक क्या हो गया, वोल्ट हो गया। क्लियर, ये बात समझ में आ गई, सेल का विद्युत वाहक बल, है ना। क्या होता है, अगर जनरली अपन देखना चाहें तो अपने को क्या चाहिए, आवेश लगातार चाहिए, अपने को क्या चाहिए, सेल के अंदर आवेश लगातार चाहिए, तो सेल को कोई ना कोई ऊर्जा देनी पड़ती है। देखिए कि विद्युत परिपथ में आवेश के सतत प्रवाह के लिए सेल द्वारा क्या करना पड़ता है, कुछ कार्य करना पड़ता है। जब वो कार्य करता है तो जो रासायनिक क्रिया है उससे क्या होती है, ऊर्जा निकलती है। जो रासायनिक क्रिया होती है उससे क्या होती है, ऊर्जा निकलती है। ये जो ऊर्जा निकलती है ये क्या कहता है, आवेश को प्रवाहित करने के लिए काम में ली जाती है। इसी ऊर्जा से क्या होता है, आवेश का प्रवाह होता है। ठीक है, तो इस कहने का मतलब है सेल अपने इलेक्ट्रोड और विद्युत अपघटक की रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगर आपसे पूछ भी लिया जाए कि सेल का मुख्य काम क्या है, तो सेल का मुख्य काम है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। जो सेल का मुख्य कार्य क्या हो गया, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना, यह सेल का कार्य है। ठीक है, बात तो हम किसकी कर रहे हैं, विद्युत वाहक बल की कर रहे हैं। ये जो विद्युत वाहक बल है ये क्या है, प्रत्येक सेल का एक लाक्षणिक गुण होता है। ठीक है, इसकी जो निर्भरता वगैरह है वो क्या है, सेल में जो आपके प्लेट हैं, है ना, और विद्युत अपघटक है, इसकी प्रकृति पे निर्भर करता है, कम होगा या ज़्यादा होगा। किस पे करेगा, आपने जो वो लिया है विद्युत अपघटक पदार्थ ले रखा है, घोल ले रखा है, कितना ले रखा है उस पर डिपेंड करेगा, और जो आपने प्लेटें लगा रखी है उसके क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। साथ में उन प्लेटों को जो रखते हैं अपन, उनके बीच की दूरी पर भी निर्भर करता है। लेकिन क्या होता है, ये जो विद्युत वाहक बल है प्लेट के आकार और उनके बीच की दूरी और विद्युत अपघटक की जो मात्रा है उस पर निर्भर नहीं करता है, उस पर ये कोई भी प्रभाव नहीं डालता है। इस बात का ध्यान रखना कि विद्युत अपघटक की प्रकृति पे तो निर्भर करता है, लेकिन उसकी मात्रा, अपन उसमें जो रोड डाल रखा है वो और उनके बीच की दूरी पे कहीं पे भी ये निर्भर नहीं करता। कौन, विद्युत वाहक बल। क्लियर, ये बात समझ गए बात को। यहां पे अपने पास एक शब्द आया है विद्युत वाहक बल, तो ऐसा लगता है जैसे बल होगा, है ना, लेकिन इस बल का मतलब नहीं है। विद्युत वाहक बल जो शब्द है एक केवल क्या करता है, भ्रांति उत्पन्न करता है, क्योंकि इसका मतलब कोई बल से नहीं है। विद्युत वाहक बल का मतलब कोई बल से नहीं है। ये क्या है, परिपथ में आवेश प्रवाह के लिए सेल द्वारा प्रति एकांक आवेश को दी जाने वाली ऊर्जा है। प्रति एकांक आवेश को जो ऊर्जा दी जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसलिए इस भाषा पे मत जाना कि अपन सोचेंगे फोर्स है, तो ये फोर्स नहीं है। कुछ सेल हैं अपने पास, उनके विद्युत वाहक बल होते हैं
जैसे मैं बात करूं शुष्क सेल, तो शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल होता है 1.5 वोल्ट। ठीक है, शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा 1.5 वोल्ट। ऐसे ही लेक्लांसी सेल, इसका भी 1.5 वोल्ट होता है। डैनियल सेल के लिए 1.08 वोल्ट होता है और वोल्टियर सेल के लिए 1.08 वोल्ट होता है। तो ये इनके क्या है, विद्युत वाहक बल है। तो याद भी रखना चाहिए, हमें कई बार कैलकुलेशन वगैरह करने के काम आता है, तो आपको ये रिजल्ट भी क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, ये रिजल्ट भी क्या करना है, अपने को याद रखना है। बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही, आगे पढ़ने के लिए मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन मंगलमय रहे।